हेलो स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक है एल्कीन्स। एल्कीन्स क्या हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, जनरल फार्मूला है CnH2n। इनको हम ओलेफिन्स भी बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन मेक्स देम हाईली रिएक्टिव केमिकली। सो केमिकली क्या हो जाते हैं? हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं। ग्रेट टेंडेंसी है एडिशन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने की। लोअर एल्कीन्स जो हैं वो कोल गैस में मिलती हैं बट टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। फर्स्ट मेंबर जो है इनकी फैमिली का इथाइलिन आल्सो कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस का भी कंपोनेंट है। क्रैकिंग ऑफ एल्कीन्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ एल्कीन। स्ट्रक्चर एंड नॉमेनक्लेचर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो है आपने पिछले यूनिट में पढ़ा। कार्बन एटम जो है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, सिग्मा बॉन्ड से बना होता है, एक एटम और एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से। ठीक है, एक बॉन्ड पाई बॉन्ड बना होता है। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो वो भी आपको पता ही है, हमने पीछे किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के IUPAC नेमिंग, है ना, कैसे करते हैं। पोजीशन, अगर डबल बॉन्ड आ जाए चेन में तो उसको कम से कम नंबर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं ब्यूट 1ene 3 मिथाइल ब्यूट 1ene। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने ये नॉमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर कर लेने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम आइसोमेराइजेशन की, आइसोमेरिज्म की। ठीक है, एल्कीन्स जो हैं वो दो तरह की आइसोमेरिज्म शो करते हैं, स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल। ठीक है, जिसको हम स्पेस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो आपने पिछली यूनिट में पढ़ी, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि चेन में डिफरेंस आ जाएगा, या तो चेन छोटी होगी, नंबर कार्बन का उतना ही रहेगा, बट चेन छोटी हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट लग जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये ब्यूट 1ene है, यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपीन है। ठीक है, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी, कभी 1 पोजीशन पे, कभी 2 पोजीशन पे, है ना। तो इस तरह से ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा तो फिर इसको 1 नंबर देना पड़ेगा, तो इसीलिए नहीं शो किया है नेक्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसकी बात करते हैं क्योंकि ये आपने नहीं पढ़ी है पिछले यूनिट में। द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला है, बस डिफरेंस क्या है? रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम। जो एटम जुड़े हुए हैं, ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, उनका अरेंजमेंट स्पेस में कैसा है, उसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स बोलते हैं, और नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, एल्कीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसलिए भी है क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड और हिंडर्ड रोटेशन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी। द कार्बन एटम्स इन्वॉल्व इन डबल बॉन्ड आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना। द बॉन्ड इज मेड अप ऑफ सिग्मा बॉन्ड विच इज सराउंडेड बाय अ पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड दोनों तरफ से बनता है। इलेक्ट्रॉन cloud containing 2 pi electrons. In case the atoms or groups attached to the double bonded carbon atoms are to rotate about it or to exchange their positions, they can do so only by breaking the pi electron cloud. ये तभी कर सकते हैं अगर वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को तोड़ दे, तभी रोटेशन हो सकती है। फॉर दिस पर्पस 250 किलो जूल की एनर्जी जो है वो रिक्वायर है, जो कि अवेलेबल नहीं है मॉलिक्यूल के, इस मॉलिक्यूल के लिए रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर बाहर से सप्लाई ना की जाए। इन अदर वर्ड्स रोटेशन जो है डबल बॉन्ड से वो पॉसिबल नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं हो पाएगी। उसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं टाइप C2A2B2, ठीक है, 2 A लगे हैं, 2 B लगे हैं और 2 कार्बन हैं, with structural formula BAC double bond CAB, BAC double bond CAB represent 2 spatial arrangement। तो ये क्या करते हैं, 2 spatial arrangement शो करेंगे इस तरह के। ये देखो,
एक तरफ ए दोनों तरफ लगा हुआ है, एक तरफ ए अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे ए दोनों तरफ सेम साइड पे। तो इसको हम सिस बोलेंगे, इसको हम ट्रांसफर बोलेंगे। इसी बेसिस पे एग्जांपल ले लें, अगर C4H8 मॉलिक्यूल का इसका नाम है ब्यूट 1-इन, ठीक है, या ब्यूट 2-इन। ब्यूट 2-इन में ही आपको ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी, ब्यूट 1-इन में नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे वो टर्मिनल पोजीशन पे है। ठीक है, बीच में है तभी चेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों CH3 ग्रुप एक साइड पे लगे हैं, इसलिए ये क्या है, सिस पोजीशन है, सिस आइसोमर है। और यहाँ पे CH3 अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, एक के सामने एक। ठीक है, उसको हम ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर but but 1-ene is not in a position to show geometrical isomerism since the two space isomers are the same. One of the double bond carbon atom has the same hydrogen atom. तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जो हैं सेम है, तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। डिफरेंशिएट करने के लिए हमें दोनों कार्बन पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, तभी हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, कंडीशंस की बात करें अगर हम, alkene may show geometrical isomerism, the following condition must be fulfilled. It must have at least one carbon-carbon double bond होना चाहिए. The atoms or groups attached to the double bonded carbon atom must be different. और जो कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ ग्रुप्स अटैच हुए हैं वो भी डिफरेंट होने चाहिए, यानी कि HH हो और यहाँ पे भी H हो एक, तो आइसोमेरिज्म हम शो नहीं कर पाएंगे। फ्यू मोर एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे इन्होंने, हेक्स 3-इन का, अब यहाँ पे C2H5 दोनों कार्बन का एक ही तरफ है, एक साइड को है, तो वो सिस है। ये नहीं कि ये ऊपर कोई होगा, अगर नीचे को भी होंगे दोनों तो भी सिस ही होगा, वो सिस आइसोमर ही होगी। और ये ट्रांस। डिस्टिंक्शन की बात करें अगर हम बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसो geometrical isomerism, the dipole moment of the cis isomer is normally higher than that of trans isomer. So dipole moment जो है cis isomer का वो क्या होता है, ज़्यादा होता है as comparison to trans isomerism। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में चल रहा है और यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है और वो कैंसल आउट कर देता है एक दूसरे को। ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो ये कैंसिल कर देंगी। यहाँ पे ये एक ही तरफ को जा रहे हैं तो वो ऐड हो जाते हैं मैग्नीट्यूड में। ठीक है, नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ ट्रांस आइसोमर। सो बॉइलिंग पॉइंट भी हायर होता है सिस आइसोमर का, क्योंकि सिस आइसोमर में मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होती है वो हाई होती है, यानी कि वो एडिशन हो रही होती है डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा है, इसमें कम है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका ज़्यादा है सिस का। द ट्रांस आइसोमर हैज़ यूजुअली हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द सिस आइसोमर। अब ट्रांस का जो है मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है और मोर कॉम्पैक्ट पैकिंग हो जाती है, तो इस ट्रांस में पैकिंग करना इजी हो जाता है एज कंपैरिजन टू सिस, इसलिए ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा और सिस का कम। ठीक है, रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ एल्कीन्स। स्टेबिलिटी की बात करें अगर यहाँ पे हम, स्टेबिलिटी ऑफ एन एल्कीन इज लिंक्ड विद इट्स स्ट्रक्चर से लिंक्ड है। प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑन द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम टेंड्स टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ, जितने डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे ग्रुप्स लगे होंगे वही इंक्रीज करेंगे स्टेबिलिटी को। तो यहाँ पे सभी पे देखो चारों के चारों जो पोजीशन हैं वो CH3 ग्रुप ने ऑक्यूपाई की हुई हैं, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन सबसे स्टेबल। यहाँ पे कम हो गया तो ये कम स्टेबल, यहाँ पे एक और CH3 कम हो गया तो और स्टेबल, कम स्टेबल,
और इथीन सबसे कम स्टेबल है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन वैल्यू पे इसको जस्टिफाई किया गया है। अब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हुई? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज हाइड्रोजनेटेड, यानी कि ऐसी एनर्जी जो निकली है कब? जब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में हमने हाइड्रोजन की एडिशन करवाई है। तो जो एनर्जी हमें यहाँ से निकली है उसको हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। ठीक है। इट मे बी नोटेड, अगर ग्रेटर होगी नेगेटिव वैल्यू एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन की, more will be the energy associated with it and lesser will be the stability. So जितनी ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन नेगेटिव होगी उतनी कम उसकी स्टेबिलिटी होगी। सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वैल्यूज ऑफ फ्यू एल्कीन्स आर लिस्टेड। सो यहाँ पे हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू दी हुई है। तो ये देखो इथीन की सबसे ज़्यादा है, फिर प्रोपीन, फिर ब्यूटवनीन, सिस ब्यूटटोइन, ट्रांस ब्यूटटोइन। ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि हाइपर कंजुगेशन जो हमने यूनिट 12 में पढ़ा था उसके बेसिस पे यहाँ पे देखो 6 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं 2 अल्फा कार्बन एटम से, और यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं 1 अल्फा कार्बन से। यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्फा कार्बन है और यहाँ पे 2 अल्फा कार्बन एटम्स है। सो इन ब्यूटटोइन हाइपर कंजुगेशन इज मोर देन इन ब्यूटवनीन, है ना। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पे नहीं होगी। एज ए रिजल्ट नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इन ब्यूटटोइन इज मोर। सो इसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो बनेंगे वो ज़्यादा बनेंगे एज कंपेरिजन टू ब्यूटवनीन। सो जितनी ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर उतना स्टेबल कोई कंपाउंड। सो इसलिए सिस ब्यूटटोइन या ब्यूटटोइन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेरिजन टू ब्यूटवनीन। और अगर सिस ब्यूटटोइन और ट्रांस ब्यूटटोइन की बात करें तो यहाँ पे ट्रांस ब्यूटटोइन की लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है देन सिस आइसोमर, तो इसलिए ये मोर स्टेबल है। इन द ट्रांस आइसोमर द 2 मिथाइल ग्रुप्स आर फॉर separated as compared to cis isomer and as a result the van der Waals forces of attraction in trans isomer are less। यहाँ पे क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है और बहुत ही दूर है, यहाँ पे नज़दीक नज़दीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो van der Waals फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए ये स्टेबल भी है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स की। सो एल्कीन्स को हम बहुत सारे डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट वन है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर किया जा सकता है, यानी कि RX। ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एलिमिनेट हो जाएंगे कंपाउंड क्या? एल्काइल हैलाइड से HX एलिमिनेट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये देखो जनरल रिएक्शन शो की हुई है, कार्बन कार्बन ग्रुप है ये अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ से अल्फ़ा और बीटा से HX रिमूव होके HX की फॉर्म में निकल जाएगा और इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। तो ब्रोमोइथेन लेना है, KOH लिया तो KBr निकल गया वहाँ से, साथ में H2O भी निकल गया, इथीन बन गया। इन केस एन एल्काइल हैलाइड कैन रिजल्ट इन 2 एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स। अगर 2 एलिमिनेशन प्रोडक्ट बने सो सेट जेफ रूल लग जाता है। अब सेट जेफ रूल क्या हुआ? इफ़ एन एल्काइल हैलाइड कैन एलिमिनेट द हाइड्रोजन हैलाइड इन 2 डिफरेंट वे, यानी कि वो हाइड्रोजन की जो एब्स्ट्रक्शन करनी है एल्काइल हैलाइड में से उनको 2 तरह से जो है एलिमिनेट कर सकता है। दैट एल्कीन विल बी फॉर्म्ड इन एक्सेस इन विच कार्बन एटम जॉइंड बाय डबल बॉन्ड आर मोर एल्काइलेटेड, यानी कि इस तरह से एल्कीन बने
कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन होगा उसकी दोनों तरफ जो है मोर एल्काइल ग्रुप लगे हों। तो यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ से जो है हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से। अगर इससे करेंगे तो डबल बॉन्ड की तरफ जो है सिर्फ CH2 लगा होगा, इस तरफ कुछ भी नहीं है। और अगर इससे करेंगे तो देखो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इसके दोनों तरफ जो है CH3 लगा हुआ है। तो मेजर ग्रुप ये होगा, माइनर ये होगा, ठीक है। तो इसको हम सेट-जेफ रूल बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सेट-जेफ। नेक्स्ट है विसिनल डाइहेलोजन डेरिवेटिव से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। विसिनल मतलब नेबरिंग कार्बन है दो, उनके दोनों पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है दोनों पोजीशन पे। विसिनल पोजीशन बोलते हैं नेबरिंग कार्बन एटम को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों कार्बन एटम पे Br लगा हुआ है, जिंक के साथ ट्रीट करना है, जिंक Br2 निकल जाएगा और इथीन बन जाएगा। तो ये जो बॉन्ड छूटा है ये आपस में बना लेंगे फिर, ठीक है। इसको हम डीहेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं हम एल्कीन्स को। कैसे? अल्फा बीटा से डिहाइड्रेशन करनी है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव करना है H2 और आपके पास एल्कीन मिल जाएगी, ठीक है। इसको हम या तो Al2O3 की प्रेजेंस में करते हैं या मिनरल एसिड की प्रेजेंस में। डिहाइड्रेशन अगर Al2O3 की प्रेजेंस में करेंगे तभी 620 केल्विन पे, और अगर मिनरल एसिड से करेंगे तो 95% आपको H2SO4 440 केल्विन पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो निकलना सभी में वाटर मॉलिक्यूल ही है। यहाँ पे जो है देखो प्राइमरी कंपाउंड बना है और यहाँ पे सेकेंडरी, ठीक है। ये प्राइमरी से गया या सेकेंडरी से गया या टर्शरी से गया, ठीक है। तो अबव रिएक्शन इट इज क्लियर दैट द ऑर्डर ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन इन डिफरेंट अल्कोहल इज, टर्शरी में सबसे ज़्यादा होगी, सेकेंडरी में उससे कम, प्राइमरी में उससे कम, ठीक है। H3PO4 भी हम यूज़ कर सकते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। साइक्लोएल्कीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द सेम वे। तो साइक्लोएल्कीन्स भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से। यहाँ पे मैकेनिज्म भी दिया हुआ है रिएक्शन का। क्या लेंगे, अल्कोहल लेंगे, उसको लुईस बेस वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन को, ठीक है, किससे, H2SO4 से। तो इसके जो लोन पेयर है वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। फिर सॉरी पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया है, लोन पेयर डोनेट किया हुआ है अपना, ठीक है। प्रोटोनेटेड इथेनॉल बन जाएगा ये। फिर पॉजिटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, इसलिए ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ के जो है कार्बोकेटायन बना देगा। अब CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये क्या है, स्लो स्टेप है, इसलिए इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। कार्बोकेटायन अनस्टेबल होता है तो वो क्या करेगा, अब अपने इस तरफ वाले एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देगा और बॉन्ड बना लेगा बीच में इथीन। H पॉजिटिव यहाँ पे जो हमने यूज़ किया था स्टार्टिंग से H2SO4 का, वो H पॉजिटिव एंड में जाके निकल जाएगा और वो H2SO4 को फिर से मिल जाएगा HSO4 नेगेटिव को। रिलेटिव ईज ऑफ डिफरेंट अल्कोहल्स टुवर्ड एसिडिक डिहाइड्रेशन, ठीक है। टर्शरी में सबसे ज़्यादा रीज़न इसका ये है कि कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो स्टेबल बनेगा या नहीं। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है वो मोस्ट स्टेबल होगा, इसलिए उसमें सबसे जल्दी जो है डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है।
अगर इथेनॉल प्रेजेंट है एक्सेस में, एसिडिक डिहाइड्रेशन 413 केल्विन पे ईथर देगी, ठीक है, अगर इथेनॉल एक्सेस में प्रेजेंट है। रिएक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 383 अगर टेम्परेचर चेंज हो गया, ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट देते हैं, ठीक है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। और अगर व्हेन इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इज डिस्टिल्ड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, डाई इथाइल सल्फेट इज ऑब्टेन, तो डाई इथाइल सल्फेट भी मिल जाता है। लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करेंगे इथीन की? Ethylene is prepared in the laboratory by heating ethyl alcohol with concentrated H2SO4 at 440 Kelvin पे उसको हीट करना है। फिर रेशो मिक्स जो करनी है वो 1:2 करनी है बाय वॉल्यूम, एंड द मिक्सचर इज टेकन इन अ ड्रॉपिंग फनल। ड्रॉपिंग फनल में हम उस मिक्सचर को लेंगे जो कि राउंड बॉटम फ्लास्क के साथ इसके साथ फिट होगी, ठीक है, जहाँ पे Al2SO4 3 का मिक्सचर होगा, ठीक है, एंड सैंड। एल्युमिनियम सल्फेट जो है वो कैटलाइज करेगा रिएक्शन को, व्हाइल सैंड इज एडेड टू चेक द फॉर्मेशन ऑफ एनी फ्रॉथ ड्यूरिंग द रिएक्शन। सो सैंड हम तब डालते हैं ताकि इसकी देख सकें कि इसमें कोई फ्रॉथ तो नहीं बन रहा है। फ्लास्क जो है वो सैंड बाथ पे हीट करते हैं एट 440 केल्विन, तो इस तरह से थर्मामीटर भी हम फिट कर देते हैं इसमें, ठीक है। एंड द रिएक्शन मिक्सचर इज स्लोली ड्रॉप्ड फ्रॉम द फनल, तो रिएक्शन मिक्सचर जो है उसको हम ड्रॉप करते हैं फ्रॉम द फनल। इथाइलिन जो बनी होगी इट जनरली कंटेन्स इम्प्योरिटीज होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, ठीक है, सो एंड कार्बन डाइऑक्साइड की, इनको रिमूव करने के लिए हम इथाइलिन को पास करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से, ठीक है, विच वो जो एब्जॉर्ब कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को। प्योर इथाइलिन जो मिलेगी उसको हम ओवर वाटर में कलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्यूबल है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं एल्केन्स को कंट्रोल्ड रिडक्शन की वजह से। ये एक तो हम बाय द यूज ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट या बाय द एक्शन ऑफ सोडियम लिक्विड अमोनिया। तो ब्यूट-2 इन लिंडलर्स कैटलिस्ट, तो ये आपको सिस प्रोडक्ट देगा, सिस एडिशन होगी नेचर में, ठीक है, यानी कि यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड में से एक कार्बन टूटेगा और 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, ठीक है, तो ये इसकी दोनों हाइड्रोजन की एडिशन होनी है वो सिस पोजीशन पे होनी है। बाय द एक्शन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लेंगे अगर, इसको हम बिर्च रिडक्शन भी बोलते हैं, तो यहाँ पे ट्रांस एल्कीन आपको मिलेगी। अब डिफरेंट पोजीशन पे जो है हाइड्रोजन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ब्यूट-2 आइन है, एक बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन की एडिशन होनी है, ठीक है। कंट्रोल्ड रिडक्शन ऑफ एल्काइंस टू एल्कीन्स बाय लिंडलर्स कैटलिस्ट गिव अस सिस एल्कीन, व्हाइल द सेम बाय बिर्च रिडक्शन और विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लीड्स टू ट्रांस एल्कीन। तो सोडियम लिक्विड अमोनिया लिया हुआ है तो ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा, लिंडलर्स कैटलिस्ट लिया है तो सिस प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, तो ये याद रखना है। इस तरह की रिएक्शन आपको आ सकती है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन फॉर्म सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या जिसको आप कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। तो यहाँ से क्या करना है, सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपको एल्कीन दे देंगे। कैसे, पहले आयनाइजेशन होनी है, पोटाशियम आयंस निकल जाएंगे, फिर वाटर की होनी है, वहाँ से OH और H पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कार्बोक्सिलेट आयन को मिलेंगे जो कि अनस्टेबल होगा, ठीक है, वो क्या करेगा यहाँ से COO निकाल देगा और CO2 की फॉर्म में, ठीक है, 2CO2, और ये आपस में बॉन्ड बना लेगा इथीन। कैथोड पे, एनोड पे होगी ये रिएक्शन, कैथोड पे जो है 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे वो H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स।
फिजिकल स्टेट एंड स्मेल। फर्स्ट 3 मेंबर्स जो हैं फैमिली के, इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, वो कलरलेस गैसेस हैं। एल्कीन्स विद 5 to 15 कार्बन एटम है जिनके पास, वो लिक्विड हैं, जबकि हायर एल्कीन जो है वो सॉलिड है एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट इथीन विच हैज़ अ प्लीजेंट स्मेल। इथीन की प्लीजेंट स्मेल है। ऑल अदर एल्कीन्स आर ऑर्डरलेस। सो बाकी सब क्या है, ऑर्डरलेस है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो एल्कीन्स का जो है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट, दे डिक्रीज रेगुलरली इन द सीरीज विद द इंक्रीज इन द molecular mass among the isomeric alkenes, the cis isomer has generally higher boiling point than the trans isomer due to polarity, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट है solubility। एल्कीन्स जो हैं वो वाटर में insoluble हैं, यानी कि वाटर में soluble नहीं है, और other polar solvents and dissolve in organic elements। so organic elements में ही ये डिजॉल्व है, जैसे कि ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है। डेंसिटी की बात करें अगर हम, सो एल्कीन्स की डेंसिटी जो है इंक्रीज करती जाती है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करेगा। हाउएवर दीज आर लाइटर देन वाटर, वाटर से ये लाइटर है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। स्ट्रक्चर हमने हाइब्रिडाइजेशन यूनिट 4 में पढ़ी थी। सो पता है हमें कि कार्बन डबल बॉन्ड जो हैं वो क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। मोर ओवर डबल बॉन्ड इज मेड अप ऑफ अ स्टेबल सिग्मा बॉन्ड सराउंडेड बाय पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना। नो डाउट डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी देन सिंगल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना। बट द सेम टाइम इट इज़ मोर रिएक्टिव सिंस इट हैज़ अ वीक पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लेटरल और साइड वाइज ओवरलैप। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो इसीलिए डबल बॉन्ड की वजह से एल्कीन्स जो हैं जनरली एडिशन रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। फ्रॉम मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, द एडिशन ऑफ एल्कीन इज जनरली इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। ठीक है, सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, विच मीन्स दैट अटैकिंग रिएजेंट विच कैरीज द इनिशियल अटैक इज एन इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, this is quite expected also as there is high electron density on the double bond। so इलेक्ट्रोफाइल होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे वो उसकी एडिशन होनी है। मैकेनिज्म की बात करें तो ये 2 स्टेप में प्रोसीड करता है। द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ डबल बॉन्ड कॉजेज द पोलराइजेशन होगी उसमें, ठीक है, ऑफ द अटैकिंग मॉलिक्यूल। ई न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से HCl यहाँ पे हमने लिया हुआ है, जो कि क्लीव करेगा, क्लीव्स टू रिलीज द इलेक्ट्रोफाइल फॉर द अटैक। तो वो इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ से निकालेगा। डबल बॉन्ड जो साइमल्टेनियसली अंडरगो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में चला जाएगा, है ना। तो स्लो स्टेप में और क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। जिस तरफ जो है अटैक होना है उसी तरफ जो है बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज जो है अटैच होगा, तो न्यूक्लियोफाइल रह जाएगा। फिर लास्ट में जाके न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा पॉजिटिव पोजीशन पे, क्योंकि उसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, सो जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है वो स्लो स्टेप है, और न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है वहाँ पे फास्ट स्टेप है। होती एडिशन दोनों की है, बट पहले कौन ऐड हो रहा है उस बेस पे उसका नाम पड़ जाता है। यहाँ पे पहले इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन हुई, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। ठीक है, अब इस मैकेनिज्म पे कुछ रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे प्रोसीड कर रही हैं। ठीक है, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, यानी कि हाइड्रोजन की एडिशन होनी है, हेलोजन की एडिशन होनी है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, इथीन में हाइड्रोजन की एडिशन इथेन बना दिया, प्रोपेन में हाइड्रोजन की एडिशन प्रोपेन बना दिया। ठीक है, ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, कैटलिस्ट का यूज़ करना पड़ रहा है हमें यहाँ पे। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हेलोजन्स की एडिशन करवानी है, तो इथेन में हेलोजन
ऐड किया, डबल बॉन्ड टूटेगा और 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल 1,2 डाइक्लोरोइथेन CCl4 की प्रेजेंस में। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ठीक है। सो द डिस्चार्ज ऑफ कलर ऑफ ब्रोमीन इज अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। तो ये क्या देता है, कलर भी देता है। ब्रोमीन डिजॉल्व्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड एज अ टेस्ट। सो कार्बन टेट्राक्लोराइड में ब्रोमीन को अगर डिजॉल्व कर दें तो उसको हम एज अ टेस्ट भी यूज़ करते हैं फॉर अनसेचुरेशन, यानी कि डबल बॉन्ड की प्रेजेंस शो करवानी हो अगर हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। ब्रोमीन जो है वो येलोइश ब्राउन कलर का होता है, वेयर एज बोथ एल्कीन एंड डाईब्रोमो डेरिवेटिव आर कलरलेस होते हैं। एज ए रिजल्ट कलर ऑफ ब्रोमीन गेट्स डिस्चार्ज इन द रिएक्शन, यानी कि कलर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, कलरलेस लिक्विड मिलेगा, तो मतलब क्या है, अनसेचुरेशन है। ठीक है। मैकेनिज्म यहाँ पे दिया हुआ है, जो मैंने आपको बता भी दिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आपने उस तरह से कर लेनी है। ठीक है। ब्रोमीन को स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, तो पहले स्लाइटली पॉजिटिव जो है अटैक करेगा। ठीक है। एलाइलिक हेलोजिनेशन, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे जो है अगर हेलोजन की एडिशन हो रही है उसको हम एलाइलिक हेलोजिनेशन बोलते हैं। तो ये कब होगी, 773 केल्विन पे। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड यानी कि HX की एडिशन होगी तो मोनोहेलो एल्केन मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो यहाँ पे जो है HI सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा, फिर HBr और उसके बाद HCl। ठीक है। क्योंकि इनकी डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो डिफरेंट है। इसकी डिसोसिएशन एनर्जी कम है HI की, तो मतलब ये इजीली डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एडिशन टू सिमेट्रिकल एल्कीन्स। सिमेट्रिकल एडिशन में एल्कीन्स में करें अगर HCl की एडिशन तो क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन। ठीक है। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहीं पे एडिशन होनी है। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन में करनी हो हमें, यानी कि डबल बॉन्ड जो है वो उसके दोनों तरफ जो है कार्बन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, उनको हम अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। तो ये जो एडिशन होनी होती है ये मार्कोवनिकॉव रूल्स में के अकॉर्डिंग होती है। मार्कोवनिकॉव रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट जो है एडिंग मॉलिक्यूल का वो कार्बन एटम के उस तरफ जाएगा जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक है। क्या नेगेटिव पार्ट जो होगी HCl में Cl का नेगेटिव पार्ट होगा। ठीक है। और H का पॉजिटिव। तो इन्होंने बोला जो Cl नेगेटिव है वो डबल बॉन्ड के कार्बन के उस कार्बन पे जाएगा जिसके ऊपर जो है कम हाइड्रोजन होंगे। ठीक है। उसको हम मार्कोवनिकॉव रूल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रोपीन में डबल बॉन्ड लगा है, किस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है, यहाँ सेकंड वाले पे। तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट की एडिशन हुई है, ये देखो। और हाइड्रोजन जो है वो जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे जाएगा, यानी कि पॉजिटिव पार्ट। ठीक है। तो ये मैकेनिज्म भी शो किया हुआ है, ये देखो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सो बॉन्ड टूटा, CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव चला गया किसकी तरफ, CH2 की तरफ। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना है जो कि मोस्ट स्टेबल है। ठीक है। और क्लोरीन की एडिशन हो गई 2 क्लोरोप्रोपीन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन ऑलवेज अकर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ अ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो अगर आपको ऐसी भी कोई रिएक्शन आ जाए जहाँ पे कार्बोकेटाइन जो है प्राइमरी बने तो वो क्या कर लेता है, रीअरेंजमेंट भी कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसका अपोजिट पर ऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। It may be noted that addition of HBr to an unsymmetrical alkene when carried in the presence of a suitable organic peroxide takes place contrary to the Markovnikov rule। तो अगर परऑक्साइड की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करवाते हैं, सिर्फ HBr की जो एडिशन होनी है वो
एंटी मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो करेगा, ठीक है। यानी कि अब नेगेटिव पार्ट जो है उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो ये देखो, इसको हम खराश इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड होगा तो यहाँ पे ब्रोमीन की एडिशन होगी, प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड साइड में ब्रोमीन की एडिशन होगी। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये फॉलो करता है परऑक्साइड इफेक्ट, ठीक है। तो ये होमोलिसिस हुई है, फ्री रेडिकल बना, फिर बेंजोइक एसिड बनेगा, जो फ्री रेडिकल बना होगा वो इथीन पे अटैक करेगा और Br की एडिशन हो जाएगी, ठीक है। सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो होगा वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेरिजन टू प्राइमरी। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन करवानी हो एल्कीन में तो HOSO3H एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन बीच वाले कार्बन को और साइड में OSO3H लग जाएगा। प्रोपीन में भी ऐसे ही, यहाँ पे बीच में आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी मार्कोवनिकॉव रूल लग रहा है। तो अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी, ये जैसे प्रोपीन है तो नेगेटिव पार्ट कम वाले हाइड्रोजन के पास, मैकेनिज्म सेम उसी तरह से फॉलो होगा। वाटर की एडिशन करनी हो अगर एल्कीन्स में तो क्या होगा, H2O OH जो है नेगेटिव है वो भी मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रही है ना। H पॉजिटिव पहले कहाँ चला जाएगा, जिस तरफ को जो है शिफ्टिंग होनी है, और ये कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन जो बनेगा फिर यहाँ पे ये एसिड से आया H पॉजिटिव, और ये फिर H2O जो है एडिशन होगी, यहाँ से H निकलेगा जो कि H पॉजिटिव यहाँ हमने लिया था वो वापस दे दिया, प्रोपेन 2 और बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। तो उसमें फर्स्ट है कंबस्टन ऑक्सीडेशन विद एयर, ठीक है। वो अगर ऐसी हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। एंथैल्पी जो होगी रिएक्शन की एक्सोथर्मिक नेचर है तो इतनी एंथैल्पी यहाँ से रिलीज होगी। ऑक्सीडेशन विद पोटाशियम पर मैग्नेट की प्रेजेंस में करें तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। विद न्यूट्रल और स्लाइटली अल्केलाइन KMnO4 होगा तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगी जो कि रिएक्ट करेगी इथीन के साथ। OH जो है 1 इथेन 1,2 डाइओल बना देगा, यानी कि थाइलिन ग्लाइकोल। प्रोपीन में एडिशन होगी प्रोपेन 1,2 डाइओल या प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। एल्केलाइन पोटाशियम परमैंगनेट को हम बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन विद एल्कीन इट्स पिंक कलर गेट्स डिस्चार्ज, पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है और ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बन जाते हैं। दस द डिस्चार्ज ऑफ पिंक कलर ऑफ बेयर्स रिएजेंट ऑन रिएक्टिंग विद एल्कीन क्या है, टेस्ट है फॉर अनसेचुरेशन, ठीक है। बेयर्स टेस्ट, अगर पिंक कलर डिसअपियर हो गया तो वो क्या है, वहाँ पे क्या है, अनसेचुरेशन है। हॉट KMnO4 के साथ भी रिएक्शन करेंगे, वो क्लीवेज कर देगा डबल बॉन्ड की, ठीक है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। टर्मिनल एल्कीन्स होंगी मिथेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेन इथेनोइक एसिड। अगर नॉन टर्मिनल एल्कीन्स होगी यानी कि बीच में होगा डबल बॉन्ड तो आपको क्या मिलेगा, द प्रोडक्ट्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कीटोन्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एल्कीन, जैसे जिस तरह की एल्कीन होगी उस पर डिपेंड कर देगा। यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगी ब्यूटीन की, 2 इथेनोइक एसिड मिल जाएंगे, ठीक है। 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन है तो यहाँ पे प्रोपेनोन और इथेनोइक एसिड मिलेगा। यहाँ पे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन है तो यहाँ पे प्रोपेनोन मिल जाएगा 2 मोल्स, ठीक है। यहाँ से होनी है ना ब्रेकेज, तो एक तरफ जो है डबल बॉन्ड O लग रहा है, एक तरफ क्या लग रहा है, डबल बॉन्ड OH लग जा रहा है, ठीक है। अगर प्रेजेंस ऑफ सिल्वर करें अगर हम ऑक्सीडेशन, उसको हम जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो साइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे जिनको हम एपॉक्सी एल्केन्स या इपॉक्साइड्स बोलते हैं। तो इथेन में एडिशन होनी है का साइक्लिक बन जाएगा O ऑक्सीजन इपॉक्सी इथेन। प्रोपीन में
इपॉक्सी प्रोपेन। ऑक्सीडेशन विद ओजोन, ओजोनोलिसिस, ठीक है। ओजोन की प्रेजेंस में अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं, द 2 स्टेप रिएक्शन इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ एन, बीच में इंटरमीडिएट बनेगा ओजोनाइड, फॉलोड बाय इट्स रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस, रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस टू गिव कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन, उसको हम ओजोनोलिसिस बोलते हैं। एल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से भी एक बॉन्ड टूटेगा, वो नीचे की तरफ जो है 2 है ऑक्सीजन के साथ, और एक तरफ ऊपर की तरफ साइकिल की तरह एक इंटरमीडिएट बनाएगा जिसको हम ओजोनाइड बोलेंगे। फिर यहाँ से क्या होनी है, इस तरह से रिमूवल होना है, एक ऑक्सीजन जो है यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो कार्बन डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ इसके जो भी प्रोडक्ट लगे होंगे, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन। इथीन में देखो ओजोनाइड डाला, CH2 वैसे रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड O, मिथेनॉल बन गया ये तो, है ना। और अगर प्रोपीन होता तो आपके पास इथेनॉल और मिथेनॉल बनना था। 2 मिथाइल प्रोपीन है, तो यहाँ पे प्रोपेनोन है और साथ में एक मिथेनॉल है, ठीक है। तो यहाँ वाला मिथेनॉल, यहाँ वाला प्रोपेनोन। 2,3 डाइमिथाइल 2 इन है, तो यहाँ से क्लीवेज कर दो तो प्रोपेनोन बन जाएगा, ठीक है। द क्लीवेज ऑफ ओजोनाइड विद जिंक H2 is called reductive cleavage because the products are formed by the loss of an atom of oxygen. reductive cleavage क्यों बोले, क्योंकि ऑक्सीजन एटम के लॉस से जो है आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। सिग्निफिकेंस की बात करें अगर हम, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स हेल्प इन लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, तो हमें पता लग जाता है कि डबल बॉन्ड जो है कहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है। तो जैसे इथेनॉल है, ये बॉन्ड बनाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ से ये निकलेगा तभी बॉन्ड बनेगा आपस में, है ना। तो हमें पोजीशन का पता लग जाता है कि चेन में जो है डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट था। इट मे बी नोटेड दैट रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड in an alkene while ozonolysis helps in locating the position of the double bond। तो बेयर्स रिएजेंट ब्रोमीन वाटर जो है क्या बताता है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, और ओजोनोलिसिस बताएगी कि डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। तो एल्कीन्स क्या है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी बनाती हैं, ऐसी प्रोसेस जहाँ से लार्ज नंबर ऑफ सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे, बिगर मॉलिक्यूल बना देंगे, छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है, लॉन्गर चेन बना देंगे। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और जो बिगर मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। सो पॉलीमराइजेशन इन इथीन जो होगी, लो डेंसिटी पॉलीथीन हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनता है, ठीक है। अगर लो डेंसिटी बनाना है पॉलीमराइजेशन तो हीटिंग करनी पड़ेगी 463 to 483 केल्विन पे, पॉलीथीन लो डेंसिटी का मिल जाएगा, ठीक है। केमिकली इनर्ट होता है, टफ होता है और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसको हम इंसुलेटिंग इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। also finds application in the manufacture of pipes, bottles, toys, polythene bags। हाई डेंसिटी पॉलीमर जो है उसकी हमें हीटिंग करनी होती है 333 to 343 केल्विन अंडर प्रेशर ऑफ 6-7 एटमॉस्फेयर, और कैटलिस्ट लेना पड़ता है ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, जिसको हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट भी बोलते हैं। जो पॉलीमर जो बनेगा वो लीनियर चेन का बनाएगा और मॉलिक्यूल्स आर देयरफॉर क्लोजली पैक्ड होंगे, स्पेस लीडिंग टू हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, क्लोजली पैक्ड होंगे। केमिकली जो है इनर्ट होता है बट क्वाइट टफ एंड हार्ड। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंटेनर्स एंड हाउस वेयर जो होते हैं वो सारे हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बने होते हैं। पॉलीमराइजेशन एंड प्रोपीन की बात करें तो इस तरह से होगी। ये एन का मतलब है इस तरह के जो हैं यूनिट्स बहुत सारे अटैच्ड हैं। पॉलीप्रोपीन जो है वो हार्डर है, स्ट्रॉन्गर है देन पॉलीथीन। तो ये सीट कवर्स, फाइबर्स, रोप, कंटेनर्स फॉर ऑयल्स, गैसोलीन में काम आता है। पॉलीमराइजेशन इन सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, अगर विनाइल क्लोराइड हो यानी कि कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसी के साथ क्लोरीन लगा हुआ है
तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा PVC, ठीक है। इसके यूनिट रिपीट होता जाएंगे। डबल बॉन्ड जो है यहाँ से टूटना है और इस तरह से चेन बनती जानी है, ठीक है। ये PVC पाइप्स बनाने में भी यूज़ होता है, जो कि इलेक्ट्रिक फिटिंग्स में काम आती है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल साइनाइड हो अगर, तो उसका ऑर्लॉन बन जाएगा, ठीक है। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का हो अगर, तो उसका टेफ्लॉन बनेगा, जिसको हम नॉन स्टिक पैन्स में यूज़ करते हैं, इसकी कोटिंग टेफ्लॉन की, ठीक है। सो ये समरी है एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। यूजेस की बात करें, लोअर मेंबर जो हैं फैमिली के, उनको हम एज अ फ्यूल और इल्यूमिनेंट्स यूज़ करते हैं। एल्कीन्स एंड सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स अपॉन पॉलीमराइजेशन यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे पॉलीथीन, PVC, टेफ्लॉन, ऑर्लॉन एक्सेट्रा। इथाइलिन जो है हम आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, इथाइलिन गैस का। इथाइलिन इज एम्प्लॉयड इन द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन इज ऑल्सो यूज इन ऑक्सीजन इथाइलिन फ्लेम फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट एल्कीन। थैंक यू।